मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनमें हस्बैंड का नाम जेमी और उसकी वाइफ का नाम लीजा होता है। और जब ये दोनों के दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं तभी कोई इनके घर का गेट नॉक करता है। लेकिन जेमी जब गेट खोलकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन जेमी देखता है कि उसके ठीक नीचे एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा हुआ है। जेमी उस बॉक्स को अपने घर के अंदर लेकर आ जाता है। इन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर ये बॉक्स उनके घर के बाहर किसने रखा है। और जब ये उस बॉक्स को खोलते हैं तो ये देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक पपेट डॉल रखी होती है। लीजा को ये पपेट डॉल बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि जेमी डिनर लाने के लिए बाहर चला जाता है। वहीं घर पर दिखाया जाता है कि लीजा अकेली होती है। लीजा उस पपेट को बेड पर रखकर पिलो लाने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी लीजा देखती है कि पपेट का मुंह उसी की तरफ होता है। लेकिन जब लीजा ने पपेट को बेड पर रखा था तो उसका मुंह किसी और डायरेक्शन में था। खैर लीजा इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और इस पपेट को सफेद कपड़े से कवर कर देती है। थोड़ी देर बाद लीजा नोटिस करती है कि पूरे घर में बहुत ज्यादा सन्नाटा हो चुका है। यहाँ पर जो दीवार पर घड़ी होती है उसमें से भी टिक टिक की आवाज आना बंद हो जाती है। और साथ ही लीजा देखती है कि उसने जो किचन में चाय बनाने के लिए केतली में पानी रखा था उस केतली से भी आवाज आना बंद हो गई होती है। और तभी लीजा को उस रूम से बहुत भयानक आवाजें आने लगती हैं। जिस रूम में उसने उस पपेट को रखा लीजा भागकर उस रूम में आ जाती है। और जैसे ही लीजा पपेट के ऊपर से सफेद कपड़ा हटाने लगती है तभी लीजा उस सफेद कपड़े में बुरी तरह से लिपट जाती है और एक इनविजिबल पावर लीजा को उठाकर दूर फेंक देती है। लीजा यहाँ पर घायल हो जाती है और जैसे ही लीजा पीछे मुड़ के देखती है तभी कोई उसे खींचकर बुरी तरह मार देता है। इसके बाद जब जेमी घर पर आता है तो उसे फर्श पर बहुत सारा खून नजर आता है। वो लीजा को आवाज लगाते हुए रूम के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो बेड पर से सफेद कपड़ा हटाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर लीजा की डेड बॉडी होती है जिसकी जबान भी कटी हुई होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले भी लीजा की बॉडी को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर डिटेक्टिव लिप्टन होते हैं जिन्हें जेमी पर ही शक हो रहा होता है कि उसने ही अपनी वाइफ लीजा को मारा है। लेकिन उनके पास जेमी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता, इसीलिए उन्हें जेमी को छोड़ना पड़ता है। जेमी अपने घर पर आ जाता है जहाँ वो देखता है कि वो पपेट अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ है। जिस बॉक्स में वो पपेट आया था जेमी उस बॉक्स को अच्छे से चेक करने लगता है। जेमी देखता है कि उस बॉक्स पर एक नाम लिखा होता है। वो नाम होता है मैरी शो। दरअसल मैरी शो एक वेंट्रिकुलिस्ट थी। वेंट्रिकुलिस्ट उन्हें कहा जाता है जो लोग पपेट से खेल दिखाकर लोगों को एंटरटेन करते हैं। जेमी को पता चलता है कि मैरी शो के इतिहास के पन्ने उसी के होम टाउन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जेमी अपने होम टाउन जाने के लिए निकल जाता है। जेमी अपने डैड के घर आता है। दरवाजा एक औरत खोलती है जिसका नाम एला होता है। एला जेमी की दूसरी स्टेप मदर है। लेकिन जेमी को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि वो अपने डैड के साथ नहीं रहता और ना ही वो उनसे कोई बात करता है। जेमी घर के अंदर आता है और वो देखता है कि उसके डैड व्हील चेयर पर होते हैं। उसके डैड उसे बताते हैं कि मुझे कुछ दिन पहले एक स्ट्रोक आया था। जेमी अपने डैड से मैरी शो के बारे में पूछता है। उसके डैड सिर्फ उसे इतना ही बताते हैं कि मैरी शो की अब मौत हो चुकी है और इसके अलावा वो मैरी शो के बारे में जेमी को कुछ भी नहीं बताते। जेमी वहाँ से चला जाता है और रात को जब जेमी सो रहा होता है तो वहाँ पर वो पपेट भी होता है और तभी दिखाया जाता है कि उस पपेट की आंखें अपने आप ही हिलने लगती हैं। और तभी अचानक से जेमी जाग जाता है क्योंकि उसे कुछ आवाज़ें आ रही थी। और तभी जेमी देखता है कि खिड़की के पास एक औरत खड़ी है। जेमी डरकर कमरे की लाइट्स ऑन करता है लेकिन तब तक वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी होती है। ये देखकर जेमी बहुत ज़्यादा डर जाता है। अगले दिन जेमी अपनी वाइफ के फ्यूनरल के रिगार्डिंग एक ओल्ड मैन के पास आता है। ओल्ड मैन का नाम होता है हैंडी जो कि एक मॉर्टिशियन है। दरअसल मॉर्टिशियन उन्हें कहा जाता है जो लोगों के मरने के बाद उनका फ्यूनरल कराते हैं। वहाँ पर हैंडी की वाइफ भी होती है जो कि अपने आप से ही बातें करती रहती हैं। वो कहती हैं कि मैरी शो वापस आ चुकी है। इसके बाद हमें जेमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ के फ्यूनरल में होता है। और जब जेमी फ्यूनरल से वापस जा रहा होता है तो उसे एक औरत नजर आती है। जेमी उस औरत का पीछा करके उसकी तरफ जाने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर हैंडी की वाइफ आती है। हैंडी की वाइफ जेमी से कहती है कि तुम्हारी बीबी को किसी और ने नहीं बल्कि मैरी शो ने मारा है, उसके पपेट ने मारा है जिसे वो अपना बच्चा मानती है। तुम उस पपेट को दफना दो। और तभी वहाँ पर हैंडी आ जाता है जो कि अपनी वाइफ को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद जेमी होटल में वापस आ जाता है। जेमी देखता है कि उस पपेट की गर्दन पर उसका नाम लिखा होता है। उस पपेट का नाम होता है बिली। इसके बाद जेमी उस पपेट को अपने साथ कार में बिठाकर उसे दफनाने के लिए
एक कब्रिस्तान में आ जाता है। जेमी को कब्रिस्तान में बिली यानी उस पपेट की कब्र मिल जाती है और साथ ही वहाँ पर मैरी शो के बाकी के पपेट की भी कब्र थी। जेमी उस पपेट यानी बिली को दफनाकर अपनी गाड़ी में वापस जाने के लिए आ जाता है और तभी इसी बीच जेमी नोटिस करता है कि आसपास एक अजीब सी खामोशी हो गई होती है। इसी दौरान जेमी को अपनी कार के बाहर कोई दिखाई देता है। जेमी अपनी गाड़ी से बाहर आता है लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। इसके बाद जेमी अपने होटल वापस आ जाता है और जब जेमी अपना फेस वॉश करके अपने रूम में आता है तो जेमी पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने वही पपेट था जिस पपेट को वो अभी कब्रिस्तान में दफना कर आया था। और तभी वहाँ पर डिटेक्टिव लिप्टन आते हैं जो कि इस पपेट को कब्रिस्तान से वापस लेकर आए थे। डिटेक्टिव जेमी से कहते हैं कि ये पपेट तुम्हारी वाइफ के मर्डर का एक एविडेंस है, ये जानते हुए भी तुम इसे कब्रिस्तान में दफनाने क्यों गए। जेमी कहता है कि इस पपेट को कब्रिस्तान में होना चाहिए था क्योंकि ये पपेट मैरी शो का है। जेमी कहता है कि मैरी शो को उसके 101 पपेट के साथ कब्रिस्तान में दफना दिया गया था और अगर किसी को मैरी शो दिखाई दे तो उसे बिल्कुल साइलेंस रहना चाहिए क्योंकि अगर कोई मैरी शो को देखकर चिल्लाता है तो मैरी शो उसकी जबान काट कर उसे मार देती है। डिटेक्टिव को जेमी की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो बिली यानी उस पपेट को लेकर उसी होटल में रुक जाता है जिस होटल में जेमी रुका हुआ था। इसके बाद जब डिटेक्टिव अगली सुबह होटल से निकल जाता है तो जेमी उस पपेट को लेकर सीधा कब्रिस्तान में आ जाता है। जेमी हेनरी की वाइफ को वो पपेट दिखाता है और उससे मैरी शो के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है। हेनरी जेमी को घर के अंदर ले आता है और अब हेनरी उसे मैरी शो के अतीत के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि कई साल पहले की बात है, हमारे टाउन में एक थिएटर खोला गया। उस थिएटर में एक वेंट्रिकुलिस्ट जिसका नाम मैरी शो था और जब एक दिन मैरी शो अपने पपेट से ऑडियंस को शो दिखा रही थी तभी ऑडियंस में से एक बच्चा मैरी शो से कहता है कि तुम्हारा पपेट नकली है क्योंकि जब तुम्हारा पपेट बोलता है तो तुम्हारे होंठ हिलते हैं, इसका मतलब कि तुम्हारा पपेट नकली है और तुम ही अपने पपेट को आवाज देती हो। मैरी शो को उस बच्चे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन उसके कुछ दिनों बाद जिस बच्चे ने मैरी शो पर इल्जाम लगाया था कि तुम्हारा पपेट नकली है वो बच्चा अचानक से गायब हो गया। किसी को भी नहीं पता लगा कि वो बच्चा अचानक से कहाँ गायब हो गया और इसके कुछ दिनों बाद ही मैरी शो की भी हत्या कर दी गई। हेनरी जेमी को बताता है कि मैरी शो की वसीयत में लिखा था कि उसने जो 101 पपेट बनाए थे वो उनके साथ ही दफन होना चाहती है और साथ ही मैरी शो खुद भी एक पपेट बनना चाहती थी। इसके बाद हेनरी जेमी को मुर्दों की फोटो दिखाता है और उनसे बोलता है कि जितने भी लोगों की मौत हुई है उन सब की जबान कटी हुई थी और इनमें तुम्हारी बीवी आखिरी थी। ये जानकर जेमी पुराने थिएटर की तरफ जाने के लिए निकल जाता है लेकिन वो उस पपेट को हेनरी के घर पर ही छोड़ जाता है। इसके कुछ समय बाद हेनरी देखता है कि उसकी वाइफ उस पपेट से बात कर रही होती है। हेनरी को ये देखकर अपनी वाइफ पर गुस्सा आता है। वो उस पपेट को उससे ले लेता है और उस पपेट को दफनाने के लिए बाहर कब्रिस्तान में जाने लगता है लेकिन तभी हेनरी को अपने घर के तहखाने से उसकी बीवी की रोने की आवाज़ आती है। हेनरी को लगता है कि उसकी बीवी उससे नाराज है इसीलिए वो तहखाने के अंदर चला जाता है और इसी दौरान उस पपेट की आंखें अपने आप ही हिलना शुरू हो जाती हैं। हेनरी को तहखाने के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है लेकिन वो कुछ समझता उससे पहले तहखाने का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है और तभी उसके सामने मैरी शो आ जाती है जिसे देखकर हेनरी बहुत ज़्यादा डर जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है और तभी मैरी शो हेनरी की ज़बान काट कर उसे बुरी तरह जान से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें जेमी को दिखाया जाता है जो कि उस पुराने थिएटर में आ जाता है। वो देखता है कि थिएटर पूरी तरह से बंद हो चुका है। जेमी को पता चलता है कि जिस बच्चे ने मैरी शो पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसका पपेट नकली है उस बच्चे का नाम माइकल होता है और साथ ही जेमी को ये भी पता लगता है कि माइकल कोई और नहीं बल्कि उसके दादा के भाई थे। और अब जेमी सच्चाई जानने के लिए अपने डैड के घर पर आ जाता है। जेमी के डैड उसे बताते हैं कि जब तुम्हारे दादा के भाई जिनका नाम माइकल था वो जब अचानक से एक दिन गायब हो गए तो हमारा शक सीधा मैरी शो पर गया, इसीलिए हमारे परिवार वाले मैरी शो के घर गए जिन्होंने उसे पकड़ लिया और उन्होंने मैरी शो की जबान काट कर उसे बुरी तरह मार दिया। लेकिन इसके कुछ समय बाद मैरी शो वापस आ गई। उसने हमारे परिवार के लोगों को एक एक कर मार दिया और साथ ही उनकी जबान भी काट दी। जेमी ये सब जानकर अपने डैड पर गुस्सा करते हुए वहाँ से जाने लगता है लेकिन वो जाता उससे पहले वहाँ पर डिटेक्टिव लिप्टन आ जाते हैं। डिटेक्टिव जेमी से कहता है कि मैरी शो के जितने भी पपेट थे वो सब के सब कब्रिस्तान से गायब हो चुके हैं। डिटेक्टिव को यहाँ पर जेमी पर शक हो रहा होता है लेकिन वो उसे अरेस्ट करता उससे पहले वहाँ पर जेमी की स्टेप मदर एला आती है। वो उसे फ़ोन देती है और कहती है कि तुमसे कोई बात करना चाहता है। फ़ोन पर हेनरी बोल रहा होता है लेकिन हमें पता है कि मैरी शो ने तो थोड़ी देर पहले
हेनरी को मार दिया था, लेकिन इन सब के बारे में हमें मूवी में आगे पता लगेगा। हेनरी जेमी से कहता है कि अगर तुम अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते हो तो तुम उस पुराने थिएटर चले जाओ। और इसके बाद जेमी डिटेक्टिव को धक्का देकर अपनी कार से पुराने थिएटर में आ जाता है। जेमी का पीछा करके डिटेक्टिव भी वहाँ पर आ जाता है और तभी इन दोनों को थिएटर के अंदर किसी की आवाज़ आती है। और जब ये थोड़ा आगे जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर मैरी शॉ के बाकी के पपेट होते हैं जो कि कब्रिस्तान से गायब हो चुके थे। वो सभी पपेट बॉक्स में होते हैं और अब यहाँ पर डिटेक्टिव को जेमी की बातों पर विश्वास होने लगता है। जेमी को वहाँ पर अपने दादा के भाई यानी माइकल की डेड बॉडी भी मिलती है, जिन्हें मैरी शॉ ने मारकर एक पपेट में बदल दिया था। और तभी जेमी और डिटेक्टिव नोटिस करते हैं कि उनके आसपास एक अजीब सी खामोशी हो गई होती है और तभी अचानक से सभी के सभी पपेट हिलना शुरू कर देते हैं। और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा पपेट आता है जिस पपेट के अंदर मैरी शॉ होती है। जेमी मैरी शॉ से पूछता है कि तुमने मेरी वाइफ लीजा को क्यों मारा। मैरी शॉ जेमी से कहती है क्योंकि तुम्हारी वाइफ लीजा प्रेग्नेंट थी और मैं तुम्हारे खानदान को पूरी तरह से मिटा दूंगी। और तभी डिटेक्टिव उस पपेट को गोली मार देता है जिस पपेट के अंदर मैरी शॉ की आत्मा होती है। वो पपेट वहाँ से गायब हो जाता है और तभी अचानक से बॉक्स में रखे हुए मैरी शॉ के सभी पपेट अपने आप ही हिलना शुरू कर देते हैं। जेमी उन सभी पपेट्स में आग लगा देता है और अब ये दोनों के दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी डिटेक्टिव नीचे गिर जाता है जिससे वो जोर से चिल्लाता है और तभी मैरी शॉ डिटेक्टिव की जबान काट कर उसे बुरी तरह मार देती है। जेमी वहाँ से बाहर आ जाता है। जेमी को पता लग जाता है कि मैरी शॉ अपने पपेट्स के अंदर रहती है। जेमी को याद आता है कि मैरी शॉ का एक पपेट जिसका नाम बिली है वो अभी भी हेनरी के घर पर ही है, इसीलिए जेमी हेनरी के घर पर आ जाता है। वहाँ आने के बाद जेमी देखता है कि हेनरी की वाइफ हेनरी की डेड बॉडी पकड़कर रो रही होती है। हेनरी की वाइफ जेमी को बताती है कि उस आखिरी पपेट को तुम्हारे डैड यहाँ पर आकर अपने साथ ले गए हैं। जेमी ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पिता तो व्हील चेयर पर थे। जेमी सीधा अपने घर पर आ जाता है जहाँ पर उसे मैरी शॉ का आखिरी पपेट मिल जाता है। तभी वहाँ पर मैरी शॉ आ जाती है। वो जेमी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी जेमी मैरी शॉ के आखिरी पपेट को आग में फेंक देता है जिससे मैरी शॉ अचानक से गायब हो जाती है। इसके बाद जेमी देखता है कि उसके डैड व्हील चेयर पर बैठे हुए होते हैं, लेकिन जेमी को पता लगता है कि उसके डैड की वो डेड बॉडी है। उसके डैड काफी समय पहले ही मर चुके हैं। दरअसल जेमी के डैड को मैरी शॉ ने काफी समय पहले ही मार दिया था, जिनकी डेड बॉडी को एक पपेट की तरह बना दिया गया था और अब तक उनकी बॉडी को सिर्फ कंट्रोल किया जा रहा था। और जेमी के डैड की बॉडी को कंट्रोल करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि एला ही थी। दरअसल जब एला ने जेमी को फोन दिया था और उससे कहा था कि हेनरी तुमसे बात करना चाहता है, तो हेनरी की आवाज को किसी और ने नहीं बल्कि एला ने ही निकाला था और जेमी को उस पुराने थिएटर में बुलाया था ये कहकर कि तुम अपनी बेगुनाही को साबित कर सकती हो। और एला कोई और नहीं बल्कि मैरी शॉ ही है। एला एक पपेट है, वो पपेट जिसे मैरी शॉ ने इतनी परफेक्शन से बनाया था कि वो हूबहू इंसान की तरह दिख रही थी। और अब जेमी को सब कुछ समझ में आ जाता है और तभी जेमी के पीछे एला यानी मैरी शॉ आ जाती है, जिसे देखकर जेमी बहुत जोर से चिल्लाता है और मैरी शॉ जेमी की भी जबान काटकर उसे बुरी तरह मार देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। आई होप कि आपको इस मूवी की स्टोरी समझ में आ गई होगी।